हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो? आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी में। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। हाँ, हम 4-5 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाए आपके लिए। और मैथ की क्लास डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगल को बीच में स्टॉप दिया गया क्योंकि उसकी नोट्स भी अभी नहीं बन पाई है। जो पढ़ाना है हमें उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन चल रहा है। जैसे ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस हो जाएगा उसके बाद मैथ की क्लास कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। और जितनी भी क्लासेस हमने आपको पढ़ाया है, आयत है, वर्ग है और ट्रायंगल है, इन सभी क्लासेस को आप तब तक वॉच कर लीजिए, एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले। पीपीटी बन गई है, जैसे नोट तैयार होती है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपकी कल या परसों तक हम अपलोड कराने का प्रयास करेंगे। आयत की, वर्ग की, अलजेब्रा की, ट्रायंगल की सारी पीडीएफ अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे आपको। कल या परसों तक कोशिश है हमारी कि आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएं। और बताइए कोई परेशानी? तो जैसा कि आपकी एक डिमांड और चल रही थी कि सर रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाए, अच्छे प्रश्न की प्रैक्टिस कराई जाए। जो यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और रेलवे, बैंक, जितने भी पेपर आने वाले हैं, एनटीपीसी का जैसे मेंस का पेपर आने वाला है, और जैसे जो भी आपके पेपर होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंस रखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज से हम लोग एक वीक तक, अप्रॉक्स एक वीक का समय लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस के साथ हम आपसे रीजनिंग डिस्कस करते हैं। और उसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कोई चैप्टर्स वाइज टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए प्रश्नों को पढ़ाने जा रहे हैं। और एक के बाद अगला, एक के बाद अगले चैप्टर से ऐसे प्रश्न चलने वाले हैं। तो अप्रॉक्स चैप्टर्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो सभी लोग अच्छे से और मेहनत के साथ पढ़ेंगे। ये यूपीपी वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सीजीएल, सीएचएसएल वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एमटीएस, एसएससी, जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और सुपर टेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सुपर टेट में भी रीजनिंग आती है 5 नंबर की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं और समझते हैं सभी लोग। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। देखिए पहली लाइन में ही एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये तो बिल्कुल बात सत्य है। देखो यहाँ पे भी जो फैक्ट है उसी को लिखा गया है कि लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं ना, और उसको कहा गया है कि 9-2-3-4 लिखा जाता है। देखिए एक बार हम इसको आपको अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होता है। उसने लिखा है गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, और इन्होंने इसको नाम दिया है 9-2-3-4। अगला इन्होंने एक चीज लिखा है क्या, ब्यूटीफुल पर्सन नीड इंकरेज। ब्यूटीफुल पर्सन, जितने भी खूबसूरत लोग होते हैं, ब्यूटीफुल पर्सन नीड, उन्हें जरूरत होती है किसकी, नीड इंकरेज, बढ़ावा देने की, मतलब उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। ऐसा होता है क्या यार कि जितने भी खूबसूरत लोग हों उन्हें बढ़ावा दिया जाए खूबसूरती के लिए। हाँ, फिर अगले दिया गया इंकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंकरेजमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंकरेजमेंट की स्पेलिंग सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है। इंकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको क्या लिखा गया है, 3581। ठीक है, फिर लिखा गया है अगला है इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर। हम एक बार समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, आगे कभी भी आज के बाद हम लिखेंगे नहीं। एक बार आपको समझाना है, इसलिए हम पूरी लाइंस को बार बार लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, रेयर, इसको लिखा गया 2680। और हमें इंकरेजमेंट का जो है वो नंबर बताना है कि क्या नंबर होगा इंकरेजमेंट का ना। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है, जो कॉमन होंगे, जो वर्ड्स कॉमन होंगे। पहली बात तो इंकरेजमेंट हमें बताना, तो आप देखिए इंकरेजमेंट है कहाँ। एक इंकरेजमेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें 4 शब्द, 3 शब्द और हुए हैं। एक इज लिखा हुआ है, एक वेरी लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी कहाँ पे। देखिए एक वेरी यहाँ पे है
और देखिए एक वेरी यहाँ पे है, तो दोनों जगह वेरी जो है कॉमन है, तो इसका एक अंक जो होगा दोनों जगह कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेरी को हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 यहाँ से भी चला गया, 3 यहाँ से भी चला गया। अगला शब्द है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट कहीं पर है, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, तो इन दोनों में देखेंगे कोई एक अंक, देखिए दोनों शब्द यहाँ पे कॉमन है, तो देखिएगा कोई अंक भी कॉमन होगा। देखिए 8 कॉमन है, मीन्स इम्पॉर्टेंट को हम क्या दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। देखिए लाइन्स में हमें चेक करना होगा कि कौन सा शब्द कॉमन है। पहले हम ये कॉमन चेक करेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो अन्य लाइन्स में भी कॉमन है, पहले उस शब्द को उठाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उन दोनों लाइन में जो जिन लाइनों में वो शब्द कॉमन होगा उन्हीं लाइन्स में ही वो अंक भी कॉमन होगा। तो देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, हो गया। अब अगला शब्द क्या, इज कहीं और पे है, इज कहीं और है, पूरे क्वेश्चन में इज कहीं लिखा हुआ है। गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेज, इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर। अब हमारे पास 2 अंक बचते हैं, एक बचता है 5 और एक बचता है 1, 2 शब्द बचते हैं। जो इनकरेजमेंट है ये इनकरेज ही से ही तो बना है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी चीज को पेपर में आप लोग ध्यान नहीं दोगे। जो इंकरेज ये लिखा हुआ है ये इंकरेजमेंट से ही तो बना है। इंकरेज है तो शब्द एक ही, दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों शब्द में कोई भी डिफरेंस नहीं। हाँ ये इंकरेज है, ये इंकरेजमेंट है, ठीक है, बात एक ही, दोनों का हिंदी अर्थ लेंगे तो बात एक ही आएगी। तो देखिएगा इसका भी कोई अंक कॉमन होगा इन दोनों में। देखिएगा यहाँ पे इंकरेजमेंट और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 5 है और अच्छा यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5, देखिए एक 5 है, तो 5 और 5 कॉमन है, तो इंकरेजमेंट का क्या हो जाएगा 5। तो जो अंक बचेगा वो किसका होगा, इज का। बात क्लियर हो गई, एक जो हो जाएगा इज का हो जाएगा। यहाँ पे इंकरेज है और यहाँ पे इंकरेज है, इन दोनों में एक अंक कॉमन होगा, वो कौन सा है, 5 और 5। तो इंकरेज का अंक कितना होगा, इंकरेज को कौन सा नंबर दोगे, तो क्या दोगे, 5 दोगे। बताइए कोई डाउट है आपको, आगे बढ़ाया जाए, सबको क्लियर हो गया, ठीक। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न पेपर में आपको हमें नहीं लगता कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रश्न में कुछ है ही नहीं, नॉर्मल प्रश्न था ना। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न लिए हैं, जैसे जैसे क्लास को कंटिन्यू रखते हैं हम लोग लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे, बेहतरीन प्रश्नों के साथ डिस्कशन होगा हमारा। आइए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उन परेशानियों को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। एक बार आप भी समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, ठीक है, 2 तर्क दिए गए हैं। हाँ, निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है, ये 2 तर्क हमें दिए गए हैं, ठीक है, और हमें ये डिसीजन लेना है कि ये जो हमें निष्कर्ष, जो तर्क हमें दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है, कौन सा बेहतर है। तो पहले हमसे प्रश्न क्या पूछा, पहले तो प्रश्न समझना होगा ना, हमसे कथन क्या कह रहा है, हमसे प्रश्न कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं, देखिए स्कूटी और बाइक भी इलेक्ट्रॉनिक में आने लगी हैं, बहुत बेहतरीन गाड़ियां आने लगी ना, और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रही हैं। अभी तक देखिए जो चीज़ें थी वो पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंड थी, ईंधन के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन इससे आने से फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन आने से फ़ायदे बहुत सारे हैं। हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हमारे वातावरण को, ठीक है, जो इतने सारी गैसें निकलती थी बाइक से या कार से, जिससे भी, तो उससे वातावरण थोड़ा सा दूषित होता था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा दूषित होता था, उससे एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना। तो बिल्कुल अगर ऐसी चीज़ है और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे भारत में इलेक्ट्रिक पहिया वाहनों का जो है काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाए, तो गवर्नमेंट को छूट तो देनी ही चाहिए। मैं खुद इसका सपोर्टर हूँ कि भारत सरकार को छूट देनी चाहिए सबको, जिससे कि सभी लोग उस गाड़ी को लें और अपना जो है वातावरण शुद्ध बनाएं, और जो पेट्रोल हम लोग बाहर से आयात करते हैं वो कम आयात करना पड़ेगा,
इससे हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो हम तो इसके पक्ष में हैं कि 2 पहिया वाहन पे सब्सिडी दी जानी चाहिए, लेकिन उसने पूछा है देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आपका क्या मन है, आप बताइए, अपने मन को बताइए। आप अगर गाड़ी लेने जा रहे हो और 1 लाख की गाड़ी है और उस पर कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये की सब्सिडी दी है, तो आप कितने खुश हो जाते हो कि यार 50,000 में ही गाड़ी मिल रही। तो ये खुशी है ना, तो सब्सिडी सभी चाहते हैं ना। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं? चलिए, हाँ, पहला तर्क, हाँ, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते। देखिए अभी हमने बताया वही बात, बिल्कुल सब्सिडी दी जानी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात क्या कह रहा? नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। इसका कोई महत्व है? चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, लेकिन इसका कोई महत्व है हमारे लिए? नहीं ना। तो तर्क हमें पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर क्या देना चाहिए? सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो केवल तर्क 1 मजबूत है, इसके अलावा कोई भी तर्क मजबूत नहीं है। पढ़ लीजिए आप एक बार, बताइए। बात क्लियर हो गई? तो तर्क हमें देखना है कि हमसे कथन कैसा कह रहा है और तर्क कौन सा ज़्यादा बेहतर है, उसके ऊपर उत्तर देना है ना। आइए फिर अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है? कह रहा सी जो है बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। ठीक है, सी है जो बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है, और कह रहा है डी सबसे भारी नहीं है। ये भी एक बात कहा। तो अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने प्रश्न पढ़ा ही नहीं, क्या कहा उसने, जो कहा मैं बनाना शुरू कर दिया। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, ये लिखा हुआ प्रश्न, ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है? ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है? ठीक है, सबसे हल्का कौन है ये हमें बताना है। कह रहा सी बी ई, सी बी और ई से सबसे भारी, बी और ई से क्या है? सबसे भारी कौन है? सी, लेकिन डी से हल्का है, लेकिन डी से हल्का है। डी सबसे भारी नहीं है, तो मीन्स अभी हमारे पास कौन बचा है? यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ए बी सी डी ई हैं। एक लाइन कहा सी जो है बी और ई से भारी है, तो हमने कहा सी यहाँ पे बी और ई से भारी, तो उसको ऊपर भेज दो, वजन में ज़्यादा तो उसको ऊपर भेज दो। फिर कह रहा है डी सबसे हल्का, डी जो है डी से सी हल्का है, सी जो है डी से हल्का है, लेकिन सबसे भारी डी नहीं है, तो अभी हमारे पास ए बचा हुआ है। ए क्या होगा? सबसे भारी हो जाएगा। पूरी लाइन क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है? निष्कर्ष, केवल कथन एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन 2 ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 1 या 2 केवल कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 1 और 2, कथन दोनों सभी पढ़ लो एक बार। आपके अनुसार क्या लगता है? आप एक बार पढ़ लो कि कौन कौन से कथन आपके पास हों, तो ये उत्तर आप क्लियर कर सकते थे। ये वाला उत्तर कौन सा उत्तर? सी जो है बी और ई से भारी है, सी जो है बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। इतनी बात क्लियर हुई, लेकिन ये नहीं क्लियर हुई कि डी भारी है या नहीं है। जब हमने दूसरा कथन पढ़ा तो हमें पता चला कि डी सबसे भारी नहीं है, मीन्स इसके ऊपर ए भी है, तो हमें दोनों कथन चाहिए थे। इसमें पूछा था ए बी सी डी और ई में सबसे हल्का कौन है, तो हमें दूसरे कथन की जरूरत थी, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होता कि सबसे भारी कौन है, तो हम ए को भी तो यहाँ बैठा सकते थे सबसे नीचे और कहते थे सबसे हल्का ए है। लेकिन जब उसने एक बात कह दी दूसरे कथन में कि डी सबसे भारी नहीं है, तो हमें ए को ऊपर भेजना पड़ा, तभी तो क्लियर हुआ कि ए सबसे नीचे नहीं आएगा। तो हमें दोनों कथनों की जरूरत पड़ी है। तो क्या लगाएंगे? कथन 1 और 2 दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कथन 1 या केवल 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल कथन 2, कथन 1 या 2, ये वाला उत्तर बनेगा, क्योंकि हमने दोनों कथनों का प्रयोग करके तब उत्तर दिया है। आगे बढ़ाया जाए। क्लियर है सबको? आइए, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से है। आइए
ये है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन ना। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को इसी में होती है, क्योंकि वो अन्य जगह से सीखे होते हैं कि लेडीज है तो माइनस लगाना, जेंट्स है तो प्लस लगाना, दादा है तो गोला बना देना, पिता है तो त्रिभुज बना देना, बेटा है तो रेक्टेंगल बना देना, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। इतना अगर बच्चे को याद रहेगा पेपर में ना तो वो काहे पढ़ेगा, फिर उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बेटा ऐसे कभी भी प्रश्न मत करना, हम जैसे बताते हैं आप वैसे करो, क्योंकि बिल्कुल हम आपकी तरह ही हैं। हमारा प्रयास है कि पेपर कैसे निकाला जाए। इतना कहाँ याद रहेगा कि 2 रिलेशन है तो डबल लाइन खींचना, सिंगल रिलेशन आ रहा है तो 1 लाइन खींचना, 3 रिलेशन की बात की जा रही है तो 3 लाइन खींचना। इतना बच्चे को याद रहेगा पेपर में? ऐसे कौन पढ़ाता है यार। चलो देखो कैसे करना होता है। ई ने एफ से कहा, किसी से कहा, अब मानो आपने उससे कहा, क्या कहा? ई ने एफ से कहा, क्या कहा? आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। ई ने एफ से कहा, क्या कहा? आप मेरे बेटे, मतलब इनका कोई बेटा है, बेटे की पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, के क्या है? ससुर हैं। ठीक, अब बात समझिएगा। अगर आप ये हो, आप बेटे हो, आप अपने आप को हमेशा बेटा मानना, क्योंकि अभी आप छोटे हो पेपर के हिसाब से ना। आप बेटे हो और आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी हो गई, तो ये अगर आपके पत्नी के ससुर हैं तो आपके क्या होंगे? पापा होंगे, क्योंकि आपके पापा ही तो आपके पत्नी के ससुर होंगे। तो मतलब ये इसके क्या हो गए? पिता हो गए, पिता हो गए। और ये इनका बेटा है तो ये बेटे की क्या होंगी? माँ होंगी, माँ हो गई। अब ये पिता है और ये माँ है, तो इन दोनों का संबंध तो पति और पत्नी का होगा, पति और पत्नी का होगा ना। अब संबंध किसके बीच में पूछा, हमें ये जानने की जरूरत है। आइए, एफ ई से कैसे संबंधित है? एफ जो है, एफ ई से कैसे संबंधित है? तो ई का क्या है? पति है। एफ क्या है? ई का पति है। तो एफ ई का क्या है? पति है। देखो एफ ई का पति है। बताइए कोई परेशानी है? ऐसे पेपर में आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ना ही प्लस लगाने की जरूरत है, ना ही माइनस लगाने की जरूरत है, ना ही सिंगल बॉन्ड बनाना है, ना ही डबल बॉन्ड बनाना है। ये सब नहीं करना है पेपर में, ठीक है। आप आराम से ऐसे लिखो और अपने आप को हमेशा बेटा बनाना, और बेटा बनाओगे आपका आंसर 100% सही आएगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ाया जाए। आइए, फिर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरह से नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। हमें उस विकल्प को बताना है जो अन्य विकल्पों से डिफरेंट है। तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक मंगल दिया गया, एक बुध दिया गया, एक बृहस्पति दिया गया। मंगल, बुध और बृहस्पति ग्रह हैं, है ना। और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है, तो यही अलग होगा, क्योंकि और सभी ग्रह हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। देखो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आने लगती है। रीजनिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो मैथ, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ जोड़ के बनाते हैं। बात क्लियर हो गई सबको? तो मंगल, बृहस्पति और बुध क्या है? वो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। इसलिए ये 3 एक से संबंध रखते हैं, क्योंकि तीनों ग्रह हैं और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए ये चारों से डिफरेंट होगा। आगे बताया जाए। आइए, हाँ, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही बड़ा है। कह रहा है, अब पहले आप एक बात को इसमें दिशा समझिएगा। ये हमेशा पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है। एक बार मैं दिशा लिखे दे रहा हूँ बस। ये होती उत्तर पूर्व, आप लिख लीजिएगा। ये होती दक्षिण पूर्व, और ये होती है दक्षिण पश्चिम, और ये होती उत्तर पश्चिम, ठीक है। और जब भी आपसे कहे कि दाएं मुड़ो तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। और जब भी आपसे कहे बाएं मुड़ो तो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। या तो फिर आप अपने आप को चलाना
वहाँ पे खड़े होकर जिधर जिधर कहेगा आप जाना और समझ जाना। जब भी वो कहेगा कि दाएं मुड़ो तो क्लॉकवाइज मुड़ना है, और जब भी वो कहेगा बाएं मुड़ो तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। बात क्लियर हो गई। और ये दिशाएं आपको ध्यान रखना है, जो हमने दिशाएं लिखी हैं इन दिशाओं का बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। और जब भी कहेगा दाएं मुड़ो या कहेगा दक्षिणावर्त मुड़ो तो मीन्स क्लॉक वाइज, जैसे क्या कहे दाएं या कहे दक्षिणावर्त, ये दो चीजें आपसे कहता है हिंदी में, तो ये होता है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज, CW लिख देते हैं, ठीक। और जब कहे बाएं या कहे वामावर्त, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा वामावर्त तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में। ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी के विपरीत दिशा में। बात क्लियर हो गई। आइए फिर अब चलाते हैं व्यक्ति को। क्या कह रहा है? कह रहा है एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, वह शुरू करती है और वह 110 मीटर दक्षिण की ओर जाती। यहाँ पे एक चिन्ह बना लो। अब आपको पता है छोटा सा हम एक बना देते हैं यहाँ पे ना, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक। तो क्या कह रहा है 110 मीटर दक्षिण में, तो ये दक्षिण होगा, 110 मीटर दक्षिण में गई, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है। अब पूरब किधर है? इधर है, तो पूर्व की ओर मुड़ गई। और कितना गई? पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, ठीक। फिर 80 मीटर पूर्व की ओर चला दीजिए। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है। अब उत्तर किधर है? ये देखिए उत्तर है, तो अब उत्तर की ओर मोड़ दीजिए और 120 मीटर चला दीजिए। उत्तर की ओर 120 मीटर गई, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर जाती है। पश्चिम किधर है? इधर साइड है, तो पश्चिम की ओर जाएगी और 120 मीटर चला दीजिए, ठीक। पश्चिम की ओर गई 120 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये अगर यहाँ पे खड़ी है तो घड़ी की दिशा में जाती तो ऊपर जाती, एंटी क्लॉकवाइज में नीचे आएगी। अब समझिए आप इस दिशा में जा रहे हो, यही तो दिशा है, देखो यही दिशा चल रही, आप इस दिशा में जा रहे हो, तो आपका बायां ये होगा और दायां वो होगा ना। बायां ये होगा, मतलब बायां मतलब नीचे साइड और दाएं मीन्स ऊपर साइड। अब क्या कह रहा है? फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब आप इधर चला दीजिए 10 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछा? अब वह शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप समझिएगा मेरी बात को। ये शुरुआती स्थान है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 110, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 120। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? बात को समझिएगा। यहां पे हमने व्यक्ति को खड़ा कर दिया 10 मीटर। एक बात को समझिएगा, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस आपकी 120 मीटर है, और अगर ये 110 मीटर हो, ये 10 मीटर, तो मीन्स ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर ली। हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस उसने कवर कर ली है, ठीक है। 120 मीटर बराबर दूरी, ये दूरी 120 है और ये 110 है और ये 10 है, तो 110 और 10 120 तो होगी। अब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, शुरुआती स्थान इसका ये था, प्रारंभिक बिंदु ये था। इससे ये वाली दिशा कौन सी है? यहाँ पे अगर बनाओ तो ये पूरब और ये पश्चिम, मीन्स वो पश्चिम दिशा में है। उत्तर में आओ, देखो पश्चिम, अब दो पश्चिम, एक 40 मीटर और एक 200 मीटर, ये दोनों तो कट गए, पश्चिम दिशा आ गई। अब समझिएगा दूरी, ये इतनी दूरी 80 मीटर की है और ये टोटल डिस्टेंस 120 मीटर की थी। अगर ये 80 मीटर कवर कर लिया तो शेष जो बची है कितनी होगी? 40 मीटर की होगी। तो पश्चिम में 40 मीटर। बात क्लियर हो गई। ये टोटल डिस्टेंस 120 मीटर की थी और 80 मीटर आपने यहाँ पे कवर की, तो जो बची शेष वही तो होगी 40 मीटर की दूरी। तो 40 मीटर कहाँ है? पश्चिम में है। बात क्लियर है सबको? चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। बताइए कोई डाउट कहीं पर? कहीं पर कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। चलिए अगला प्रश्न अब समझिएगा। एम ने एन से कहा, एम है एक व्यक्ति है, एम एन से कहता है, क्या कहता है? एम ने एन से कहा आप मेरी बहू, एम ने एन से कहा आप मेरी बहू, मीन्स इनका कोई बेटा होगा, बेटे की पत्नी होगी, वो इनकी क्या होगी? बहू होगी। देखिए ऐसे फिगर बनाइएगा पेपर में, बिल्कुल स्पष्टता लिखते हुए।
उसने बहू कहा तो पहले आप बहू का संबंध लेके आओ कि बहू का संबंध है कहाँ पे। आप मेरी बहू, एम ने एन से कहा आप मेरी बहू, तो पहले एम है, उसका बेटा होगा, उसकी पत्नी होगी, वो एम की बहू होगी। ठीक है। आप मेरे बहू के ससुर, बहू के ससुर की सास के बेटे हैं। आप समझिएगा, एम ने एन से कहा आप मेरी बहू, बहू के ससुर, ससुर की सास, ससुर की सास, बात को समझिएगा, ससुर की सास, आप मेरे बहू के ससुर की सास, ससुर की सास के बेटे हैं। एन एम से कैसे संबंधित है? यहां पे एक लैंग्वेज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। बहू के ससुर तक तो ठीक था, ससुर की सास, अच्छा बेटे की सास, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। ये जो है यहाँ पे एक बेटा आएगा, बेटे की एक सास होगी और सास के क्या हैं, ये बेटे हैं। ऐसा कह रहा है क्या? बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। ऐसा कह रहा है? नहीं कह रहा, बिल्कुल सही। यहाँ पे थोड़ी सी एक लैंग्वेज डिस्टर्ब कर रही, छोटी सी, क्या डिस्टर्ब कर रही है? वहाँ पे कह रहा है आप मेरी बहू के ससुर, बहू की ससुर तो ठीक है, बहू हो गई, आप मेरे बहू के ससुर, ये हो गई, ये पत्नी, तो बहू के ससुर तो यही हो गए, बहू के ससुर की सास। अब ससुर की सास मतलब उनके पिताजी की सास। अच्छा, समझ गया। पिताजी की सास के बेटे हैं, इनके बेटे हैं ये। अब बात समझना, अब बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है। अब आप बस इतना समझना, पूछा क्या, एम एन एम से कैसे संबंधित, इनका और इनका संबंध पूछा है। अब आप ये सब भूल जाओ। आपके पिताजी हैं, पिताजी के कोई सास है, पिताजी की सास, और सास का जो लड़का होता है वो पिताजी का क्या होता है, साला होता है कि नहीं होता? यही चीज ये कह रहा है। देखो इसने लैंग्वेज यहां तक घुमाई, इससे कोई मतलब नहीं था। अब फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं, इसने लैंग्वेज घुमा दी, उससे कोई मतलब नहीं था। अगर लैंग्वेज नहीं घुमाता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कह रहा था एम ने एन से कहा, एम ने एन से कहा, क्या कहा, आप मेरी बहू, मतलब इनकी कोई बहू, तो इनका एक बेटा होगा, उसकी एक पत्नी होगी, वो इनकी क्या होगी, बहू होगी ना। इतनी बात क्लियर हो गई, एक लाइन समझ में आ गई होगी आपको। आगे कह रहा बहू के ससुर की सास। अब बहू के ससुर कौन है? बहू के ससुर तो यही है, क्योंकि ये आप हो और ये आपकी पत्नी है और ये आपके पापा हैं, तो बहू के ससुर तो आपके पापा ही होंगे। आपकी पत्नी के ससुर कौन होंगे? आपके पिताजी होंगे। ससुर की सास, अब ससुर जी की एक सास होगी, ससुर जी की एक सास होगी, उसके ये क्या हैं, बेटे हैं, ये इनका बेटा है, सास का बेटा है। संबंध क्या पूछा? इन दोनों लोगों के बीच में संबंध पूछा। अब इतनी बात समझो, इतना घूमने की जरूरत नहीं थी। ये आपके पिताजी, ये आप हो, ये आपकी पत्नी है, ये आपके पिताजी हैं, और पिताजी की जो सास हैं, मतलब आपकी मम्मी की मम्मी, पिताजी की सास आपकी वही तो होती, आपके मम्मी की मम्मी, और कहा है उनका ये बेटा है, मीन्स आपके मम्मी की मम्मी का लड़का आपका क्या होता है, मामा होता है, और आपके पिताजी का क्या होता है, साला होता। देखिए आंसर में दिया गया, एन एम का साला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को क्या प्लस माइनस से कर सकते हो? समय बर्बाद होगा और क्वेश्चन में गलत करके आ जाओगे। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं ये सब, समझ गए ना। आपके पिताजी के सास का लड़का, आपके पिताजी का क्या होगा, आप पिताजी से पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है, साला होगा। आइए अगला प्रश्न कहा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न फिर आपके सामने है। थोड़ा सा जगह कम है, हाँ अब जगह हो गई। बताया जाए, ए, ई, एल, बी, आई और टी नामक 6 बिंदु मानचित्र पर अंकित किए गए हैं। ए जो है पी के पूर्व में, ए जो है ए पी के पूर्व में, पी ये है, पी के पूर्व में 10 मीटर पे है। 10 किलोमीटर 10 मीटर बात एक ही है। ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर पे है। पी के पूर्व देखो, ये पूर्व पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो P
P का पूर्व तो यही होगा क्योंकि पूरब इधर है, इस चीज को समझते चलिएगा। तो P का पूर्व कौन होगा? A। तो कह रहा A जो है P के पूर्व में, P के लैंग्वेज समझिएगा, P के पूर्व में कौन? A है। तो P के पूर्व में कौन है? A है, जो E के उत्तर में है, जो E के उत्तर में है। तो E का उत्तर तो यही होगा। P के पूर्व में कौन है? A है, जो E के उत्तर में है। लैंग्वेज देखिए कितनी अच्छी लिखा है। A जो है P के पूर्व में है, A P के पूर्व में है और जो E के उत्तर में है। बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है। जो E के उत्तर में 10 किलोमीटर पे, E के उत्तर में भी 10 किलोमीटर पे है, जो T के पूर्व में है। E जो है अब T के पूर्व में है 10 किलोमीटर पे, दिखाई दे रहा है ये वाला। हाँ, जो T के पूर्व में है तो हमने T का पूर्व बना दिया ये, क्योंकि पूर्व दिशा यही तो होगी। जो T के पूर्व में है 10 किलोमीटर पर, जो L के उत्तर में है, जो L के उत्तर में है, L को नीचे बना दो, L के उत्तर में है, L का उत्तर यही तो होगा, L के उत्तर में है, जो B के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है। थोड़े सा हमें लगता है जगह हमने गलत बना दिया फिगर, फिर से ये जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, यहाँ पे आपको समझाते नहीं बनेगा, दिखाई नहीं देगा। चलिए फिर से एक बार समझिएगा, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, जगह लेते हैं, जहाँ से बनाते हैं। A जो है वो P के 10 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर पूर्व में है। जो E के उत्तर में है, तो जो E के उत्तर में 10 किलोमीटर में है, जो T के पूर्व में है, जो T के पूर्व में है, जैसे से बोलता है। देखो लैंग्वेज हमेशा इस वाले फिगर को ध्यान रखना, बस ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो कहा P के पूर्व में, तो P के पूर्व में उधर जाएगा। E के उत्तर में, तो उत्तर ऊपर होता है, तो E के उत्तर में। फिर कहा T के पूर्व में, तो T के पूर्व में आ गया। जो L के उत्तर में है, तो L के उत्तर में, L नीचे बना दो, L के उत्तर में आ गया। फिर क्या कह रहा है? जो B के उत्तर में है, फिर B के उत्तर में बना दो, B के उत्तर में बना दिया। फिर क्या कह रहा है? जो I के पश्चिम में है, I का पश्चिम में 20 किलोमीटर पे है, ये I का पश्चिम बना दिया हमने। बताइए बन गया पूरा फिगर? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा नीचे वाला? अब बताना, अब दिखाई दे रहा? बताओ, अब दिखाई दे रहा? कहा I के पश्चिम में, I का पश्चिम यही तो होगा, 20 किलोमीटर पे है। अब क्या पूछा? तो I के संबंध में A कहाँ है? तो I तो मेरा यहाँ पे 20 किलोमीटर पे खड़ा हुआ है, ये देखो। तो I के संबंध में A कहाँ है? तो I की ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी। तो उत्तर वाला आंसर इन दोनों में बनेगा, ये दोनों तो नहीं बनेंगे, क्योंकि I के संबंध में A कहाँ पे आ रहा? उत्तर दिशा में आ रहा। I के संबंध में A कहाँ है? उत्तर दिशा में है। फिर कह रहा कितनी दूरी पर है? तो समझिएगा 10 किलोमीटर ये दूरी, और ये टोटल दूरी कितनी? 10 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर ये, तो ये टोटल 20 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, टोटल 30 किलोमीटर वाला रेंज वाला आंसर बनेगा। I से 30 किलोमीटर उत्तर में है। बताइए कोई परेशानी? देखिए 10 किलोमीटर ये दूरी थी, और फिर 10 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, दोनों 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की 20 किलोमीटर, और 20 और 10 30, मतलब ये जो दूरी होगी ये 30 किलोमीटर की होगी। बताइए कोई परेशानी? कहीं पर कोई डाउट आपको? कहीं पर कोई डाउट? भैया जल्दी बोलो, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट नहीं? चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ डिस्कशन होगा। ये प्रश्न आप बनाओ फिगर, इसको आप बना के बताओ इसका आंसर कितना आएगा।